मित्रों, आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में, इस रविवारी साप्ताहिक प्रोग्राम में, इसमें न्याय के मुद्दे पर इस अवसर पर आप सभी का स्वागत है। और इस अवसर पर न्याय धर्मसभा के संरक्षक, संस्थापक, परम पूज्य गुरुदेव श्री अरविंद अंकुर जी को सादर प्रणाम नमन करते हुए आज उन्हीं के साथ हम लोग रूबरू होंगे। और इस कार्यक्रम में न्याय से संबंधित जो गुरुदेव जी, ये न्याय से संबंधित जो ये न्यायशील अर्थशास्त्र है, इसमें अंतिम व्यक्ति को किस तरह से न्याय धर्मसभा ये न्यायशील आय उपलब्ध कराना चाहती है। जी, इसमें प्रीति डिमरी जी देहरादून से हैं, जिन्होंने इस विषय में प्रश्न किया था और आज उनके इस प्रश्न पर निश्चित रूप से हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और उनका पूछना ये है कि किसी नागरिक की एक न्यूनतम मौलिक कोई आय होनी चाहिए जो प्रत्येक नागरिक को उस सीमा तक सुलभ रहे। तो ये जो अतिशय गरीबी का पर्यावरण बना हुआ है या परिस्थितियां बनी हुई हैं, इनका निराकरण हो सकता है। उन्होंने पूछा है कि न्याय धर्मसभा का प्रस्ताव इस विषय में। न्याय धर्मसभा का प्रस्ताव क्रमांक 102 जी कि न्यायशील मौलिक आय की स्थापना का क्या अर्थ व महत्व है। एक आम नागरिक को, एक किसी भी राष्ट्र के आम नागरिक के लिए यह किस तरह से लाभप्रद है, विस्तृत मार्गदर्शन की अपेक्षा है। और इसको विस्तार से बताने की कृपा करें गुरुदेव। ऐसा प्रीति जी ने पूछा है। उनका ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी है। वास्तव में ये न्याय धर्मसभा के 111 न्याय प्रस्तावों में से 102वां न्याय प्रस्ताव है। 102 नंबर न्याय प्रस्ताव जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करता है। और एक प्रकार से ये आय की बीमा का भी एक सिद्धांत है कि किसी भी नागरिक की एक न्यूनतम आर्थिक आय, चाहे वो प्रतिमाह हो या प्रतिवर्ष की दर से जो भी मान्य होती हो, वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और ये मानना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को इतने संसाधन कम से कम सुलभ कराना सरकार का उत्तरदायित्व हो कि वह अपनी इस न्यूनतम आय को उपार्जित कर सके उस संसाधन के द्वारा। और यदि वो ऐसा करने में सफल नहीं होता तो उसका दूसरा तरीका है कि उसको सरकार ये माने कि वो संसाधन सुलभ नहीं करा पा रही है, तो ये गलती सरकार के पक्ष में है। सरकार मतलब उसकी नीतियों में कहीं ये समस्या है, तो सरकार इसके लिए उत्तरदायी ठहराई जानी चाहिए।
कि यदि संसाधन माने रोजगार के लिए स्रोत उसको सरकार सुलभ कराने में सफल नहीं हुई है अपनी नीतियों के कौशल द्वारा, तो इसका मतलब यह है कि सरकार तब तक उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये इतनी इनकम उसकी सुनिश्चित करे और उसकी भरपाई करे। ये कोई आश्रय योजना का प्रावधान की बात नहीं चल रही। आश्रय योजना एक अलग प्रस्ताव है। 111 में से आश्रय योजना वास्तव में उनके लिए होती है जो लोग उपार्जन करने में असमर्थ होते हैं, मतलब वो स्वयं से सक्षम नहीं है कि वो काम कर सकें और पर्याप्त कर्म करके अपना खर्च चला सकें, उतनी इनकम कर सकें। तो ये उनके लिए हुआ जो लोग असमर्थ हैं। लेकिन जो समर्थ है वो कमा सकता है, काम कर सकता है, लेकिन वो कमा इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि सरकार ने उसको प्रॉपर रिसोर्स नहीं दिया, संसाधन नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। तो यदि उतनी इनकम वो कर्म करके भी नहीं उपार्जित कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये दोष जो है वो राजनीतिक है, ये उस नागरिक का दोष नहीं है। तो इस अवस्था में कहा जाता है कि ये जो एक कैटेगरी है नागरिकों की कि वो समर्थ तो हैं, योग्य हैं, कर्म करने की क्षमता भी है उनमें, उपार्जन वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास उपार्जन के पर्याप्त अवसर नहीं है, या जिस संसाधन के माध्यम से वो उपार्जन कर सकते हैं वो संसाधन पर्याप्त मात्रा में न्यायोचित रूप से उनके पास सुलभ नहीं है। इस वजह से उनकी इनकम गिर रही है। तो घर में गरीबी का वातावरण बनेगा। दरिद्रता ही दुख का मूल है, गरीबी ही सारी समस्याओं की जड़ है घर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि नागरिक तो बहुत संकट में फंस जाएगा। उसको उस संकट से बचाने के लिए एक ये विशेष प्रस्ताव न्याय सभा ने दिया है जिसका 102 नंबर है। 111 प्रस्तावों की लिस्ट में 102 नंबर का प्रस्ताव है जो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करता है। अब ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात इंटरनेशनली भी होने लगी है। अभी पीछे किसी एक इकोनॉमिस्ट को इस पर एक नोबेल प्राइज भी कुछ वर्ष पूर्व भी मिला था, 2-3 साल 4 साल पहले की बात है। तो उसमें क्या हुआ था कि ये बात चर्चा का विषय बन चुकी है अंतरराष्ट्रीय तल पर कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए। न्याय सभा का 102 नंबर प्रस्ताव इसकी खुली तरफदारी करता है, इसका पक्षधर है कि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई, शार्ट में कहें तो यूबीआई, ये इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और उसमें ये दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उस लिमिट से नीचे जो घोषित एक औसत मध्यम दर्जे की एक आय कम से कम होनी चाहिए प्रत्येक नागरिक की, और उसमें भी एक मैक्सिमम और मिनिमम एक लिमिट घोषित की जा सकती है। तो अभी जैसे गरीबी रेखा मान लो कोई ऐसी घोषित है, न्यूनतम मजदूरी एक्ट अभी जैसे चल रहा हो कोई, और वो मानता हो कि न्यूनतम मजदूरी एक्ट जो है इतना है, तो उतनी इनकम तो मान्य हो ही गई किसी नागरिक के लिए। अब बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं कि उनको न्यूनतम मजदूरी तब ना उसको मिलेगी जब उसको कहीं काम करने का अवसर हो। जमीन नहीं है तो वो खेती नहीं कर सकता, दुकान नहीं है तो वो व्यापार नहीं कर सकता, बाहर कहीं काम नहीं है तो वो मजदूरी या नौकरी भी कैसे कर लेगा। नौकरी पाने के लिए भी तो चपरासी की नौकरी पाने के लिए लाखों की भीड़ हो जाती है आज की डेट पर। तो कर्म के अवसर भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नागरिक कैसे दोषपूर्ण हुआ। ये तो आपकी राष्ट्रीय आर्थिक नीति की समस्या है।
राजनीतिक फेल्यूर है, ये राजनीतिक असफलता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को अपनी ये जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए। न्याय एवं सभा यदि सत्ता में आती है तो निश्चित रूप से वो 102 नंबर प्रस्ताव लागू करेगी, जिसका अभिप्राय ये है कि यदि कोई निश्चित आय से नीचे अगर वो जाता है नागरिक, तो उसकी जो, जैसे मान लीजिए कि आपने घोषित किया कि 6,000 रुपए किसी को, एक गरीबी रेखा आपने मान ली, न्यूनतम मजदूरी एक्ट मान लिया कि 6,000 रुपए कम से कम अगर उसके घर पे होने चाहिए, तो ये न्यूनतम एक माना जाएगा। गरीबी इसके नीचे माने वो बहुत गरीब है, तो ये गरीबी की सीमा के ऊपर जो मजदूरी एक्ट लागू हुआ हो, न्यूनतम मजदूरी का विधान, वहां तक अगर मान लो ऐसा, तभी उदाहरण के लिए समझ लें कि मान लो 6,000 रुपए अभी घोषित हो, तो 6,000 रुपए में 200 रुपए पर डे की दर से 2×3 6 30 दिन की, तो अगर 6,000 रुपए मान्य हो जाता है, तो कोई आदमी इस न्यूनतम घोषित इनकम से यदि मान लो 4,000 रुपए ही कमा पाया, उसके खाते में टोटल महीने की इनकम ज्यादा से ज्यादा 4,000 हुई, तो 2,000 रुपए उसका माइनस हुए। उस दृष्टिकोण से न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान के अनुसार, तो ये जो 2,000 रुपए उसको 60 हुआ है, वो सरकार के द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति होनी चाहिए, वो इंडेमनीफाई होनी चाहिए कि इतना 60 रह गया है। तो इसका मतलब घर नहीं चलेगा, अब न्यूनतम भी घर नहीं चलेगा, माने रोटी दाल भी नहीं चल पाएगी उसकी। न्यूनतम का तो मतलब ये हुआ कि अगर आपने गरीबी देखा, इसका मतलब वो ठीक से खाना कपड़ा नहीं चल पाएगा उसका। बाकी जो ग्लैमर की बात नहीं है कि उसको ग्लैमरस जिंदगी कितनी मिलेगी, लेकिन जिंदगी जीने के लिए जो न्यूनतम रिक्वायरमेंट है वो ये कहता है कि यदि उससे नीचे कोई रह जाता है तो इसका मतलब ये अमानवीय है। अब मान लीजिए कि कोई आदमी 3,000 ही कमा पाया, तो बकाया जो 3,000 रुपए हैं 6 में से, वो सरकार के द्वारा उसकी भरपाई होनी चाहिए। 4 कमा पाया तो 2 की भरपाई, 5 कमा पाया तो 1 की भरपाई, अगर 2,000 कमा पाया महीने में तो उसको 4,000 रुपए की भरपाई। यदि बिल्कुल नहीं कमा पाया, अवसर ही नहीं मिला उसको या संसाधन ही नहीं था कि जिसमें वो काम करता, तो 0 रहा, तो पूरे 6,000 की भरपाई करो कम से कम। इसका मतलब ये है कि ये जो शार्टेज उसमें आती है, न्यूनतम एक जो रेखा है, वो दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट। वो उस उतनी पेमेंट उसको, उसके खाते में सरकार एक विशेष फंड का इसमें प्रावधान करे, उसे चाहे वो बीमा ही घोषित कर दे, तो न्यूनतम आय का बीमा वो हो जाएगा, उसमें से भी वो उसको पे कर सकते हैं, या कोई इसके लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, और उसको उतना पैसा भरपाई की जा सकती है। इससे क्या होगा कि प्रत्येक नागरिक अपनी एक न्यूनतम जो क्रय शक्ति है जीवन जीने की, वो कायम रहेगी, उसकी परचेजिंग पावर। जेब में उतना पैसा है, बैंक अकाउंट में उतना पैसा उसके पास कम से कम आएगा जितने में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर सकेगा। मार्केट में क्रय शक्ति नहीं होगी तो बिजनेस नहीं चलेगा। किसान टमाटर उगाएगा, खरीदेगा कौन जब किसी की क्रय शक्ति ही नहीं है? खाना तो खाना है उसे, टमाटर की सब्जी खानी है, आलू की सब्जी खानी है, भिंडी की सब्जी खानी है, किसान उगाया भी है, लेकिन जब क्रय शक्ति नहीं है तो ये खरीदेगा कैसे? तो बाजार में बिकेगा भी नहीं। ये भी ध्यान रखें कि किसान भी दूसरी तरफ भूखों मरने लगेगा, किसान के टमाटर सड़ेंगे, आलू सड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि समाज में क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए भी ये बहुत जरूरी है, नहीं तो ना तो किसानों का फिर कुछ चलेगा। मतलब जिनके पास संसाधन है उनका भी अर्थतंत्र गड़बड़ा जाएगा यदि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू नहीं की जाती तो।
और इसी वजह से अभी आप देख रहे हैं किसानों की हालत खराब हो रही, व्यापारियों की हालत खराब हो रही, छोटे व्यापारी जितने हैं उनकी हालत, क्योंकि छोटे व्यापारियों से जो परचेस करने जाने वाला है वो यही वाला छोटा तबका जाने वाला है, उसके पास पैसा नहीं। तो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सिद्धांत ये कहता है कि न्यूनतम तो परचेसिंग पावर उसके पास चला ही जाएगा। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट यदि वो किंचित भी न्यायप्रिय है। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके बच्चे हैं 4, अगर मान लीजिए कि एक बच्चे तक कोई खाना नहीं पहुंच पाया है तो उसके लिए आप कहते हैं कि भाई इसके लिए खिचड़ी बना दो। खाना खत्म हो गया किसी कारण, बस उतना वो खाना नहीं सप्लाई हुआ, तो लोग कहते हैं बड़े लोग कि चलो ठीक है कुछ नहीं है तो जल्दी से खिचड़ी बना दो उसके लिए। तो जल्दी से एक तात्कालिक राहत देने के लिए जैसे खिचड़ी काम कर जाती है घरों में। अब खाना तो पूरा मान लो बनाने में 3 घंटा लगना है तो वो तो बहुत मुश्किल जाएगा, उसको खाना अभी देना है। तो खिचड़ी आप जो है 20-30 मिनट में बना के आप उसको दे सकते हैं, बल्कि मुश्किल से 20 मिनट में पक जाएगी आप अगर बनाते हैं तो। और कुछ नहीं तो बोले इनको चलो अच्छा बिस्किट दे दो, दूध बिस्किट दे दो। तो ये जो तात्कालिक एक प्रोविजन आप करते हैं त्वरित राहत के लिए, तो वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में लोगों को एक जो त्वरित राहत देती है बहुत बड़ी भूमिका निभा। और आप ऐसा नहीं है कि आप कोई एहसान करें, बल्कि समाज में क्रय शक्ति बढ़ाएंगे तो आप उसी को नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो पैसा वो परचेजिंग पावर जो है वो काम करेगा मार्केट में, तो मार्केट डाउन नहीं होगा, मार्केट का सामान बिकता रहेगा, तो दूसरे किसानों को भी दिक्कत नहीं होगी, व्यापारियों को दिक्कत नहीं होगी, और ये पैसा सर्किल में आएगा। ऐसा भी नहीं कि वो 6,000 रुपये आपने दे दिया उसको के लिए बैठा है, वो खा पी के खत्म करके वो फिर सरकार के पास या मार्केट के पास जाता है वापस, और मार्केट से सरकार के पास होता हुआ वापस फैलेगा समाज में। तो पैसे का एक गोल सर्किल बनता है, पैसा जितनी तेजी से ये सर्कुलेट होगा उतना ज्यादा आर्थिक विकास देश का होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई एहसान ही करने वाले हैं या भीख देने वाले हैं, बल्कि एक नागरिक होने के नाते ये उसको जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए कि उतना वो जी सके। तो 102 नंबर प्रस्ताव यूनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रस्ताव है जो लोगों को एक बहुत बड़ी राहत देने वाला है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल लोगों को जानने समझने के लिए वो इस प्रस्ताव को, न्यायधर्म सभा का एक प्रस्ताव है, उसका प्रस्ताव का फॉर्मेट उपलब्ध है, इसका पोस्टर उपलब्ध है। लोग इसे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या PDF के माध्यम से उसको मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम से संबंधित इसी से संबंधित एक प्रश्न है गुरुदेव जी कि किसी भी राष्ट्र के नागरिक का जो एक निश्चित सीमा तक जो राष्ट्रीय संसाधनों के द्वारा राजकोष से उसको जो उपलब्ध कराने की बात है, ये जैसे आज की सरकारें हैं ये कर रही है, मिड डे मील, मनरेगा या अन्य तरह से भरपाई कर रही है, ये कहाँ तक उचित है? हाँ, ये कहाँ तक उचित है और वो राष्ट्र का जो किसी राष्ट्र का नागरिक है वो कैसे इससे संतुष्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ये प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और सनत जी आप जानते हैं कि आप एक अध्यापक हैं और अध्यापक होने के नाते आप स्कूल से संबंधित हैं, तो आपको अच्छे से जानकारी होगी कि मिड डे मील क्या है और उसकी क्या दशा है। जी। सभी शिक्षक प्रायः इस बात से वाकिफ हैं कि अभी जो मिड डे मील की योजना है वो जिस तरह से चल रही है, वो अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो वो कोई जगत हितार्थ नहीं चल रही है, राष्ट्रहित उसमें कोई नहीं है, जनहित उसमें कोई नहीं है,
वो तो इस प्रकार से है जैसे कि कोई मछुआरा मछलियों के लिए चारा डालता है, कोई चिड़ी मार चिड़ियों के लिए दाना डालता है, वो उस प्रकार से वहां पे दाना डाल रहे होते हैं। आप किसी को परिवार में चाय बिस्कुट की बात आती है कि जैसे सामने कहा खिचड़ी बना के दे दो, ये सामाजिक बात नहीं कि आप लोगों को समोसा बांटिए, आप खिचड़ी बांटिए, आप चाय बना के दीजिए, आप बिस्कुट दीजिए, नहीं नहीं, ये आर्थिक नहीं है। आर्थिकता केवल संसाधनों के वितरण से संबंधित है। यहां जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये कह रही है कि ये आर्थिक संसाधन आप नहीं सुलभ करा पा रहे हैं जब तक, तो इन बिटवीन आप उसको कोई भरपाई कर रहे हैं, आप उसे भीख नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको ट्रेन में बैठने का रिजर्वेशन दिया, आपने रिजर्वेशन ले लिया, आप जब गए ट्रेन में बैठने तो वहां बैठने की जगह नहीं मिली, किसी कारण बस सीट वहां व्यस्त है, तो वहां पे टीटी आए और आपके लिए वहां एक स्टूल रखवा दे और कहे कि टाइम बीइंग आप थोड़ी देर के लिए इस पर बैठ लीजिए, तब तक हम आपके सीट की व्यवस्था करते हैं। मिड डे मील में कोई सीट की व्यवस्था नहीं की जानी है। मिड डे मील में उसके पिता को रोजगार देने का कोई प्रॉमिस नहीं है कि तुम अभी भूखे हो, अभी हम तुमको आज मिड डे मील दे देते हैं, आज तुम अभी खाना खा लो, फिर इसके बाद जैसे ही तुम्हारे पिता को रोजगार मिल जाएगा तो तुमको ये मिड डे मील की जरूरत नहीं रह जाएगी। ऐसा कहां बोला जा रहा है? अंतर इसमें समझ लें। यूनिवर्सल बेसिक इनकम उपलब्ध कराना सरकार का उत्तरदायित्व है। समोसा उपलब्ध कराना, चीनी उपलब्ध कराना कोटे से, फिर उसको मट्टी तेल उपलब्ध कराना कोटे से, ये जो कार्य योजना है ये लोगों के रोजगार के विकल्प के रूप में नहीं आ रही है, ये भीख के रूप में जा रही है। तो भीख में और रोजगार में फासला है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये नहीं कहती है कि आप इनको भीख दीजिए, वो कह रही है आप इनको देना, आपको रोजगार है। किसी कारण बस वो उनकी इनकम नहीं हो पा रही क्योंकि आपने प्रॉपर उनको रोजगार नहीं दिया। रोजगार दे दिया तो प्रॉपर अवसर नहीं दिया। आपने जिनको सेवाओं के लिए रखा उनको आपने प्रॉपर सैलरी नहीं दी। वहां प्राइवेट में वो हैं, वहां पे इस तरह से उनका अपना दुकान ना खोल के वो किसी दूसरे की दुकान में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने उनको दुकान नहीं दी हुई है। मिड डे मील बंद कहां हो रहा है? मिड डे मील तो लगातार चल रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आपको तभी तक ये मिलेगा जब तक कि कोई शॉर्टेज है। जैसे ही आपकी इनकम की व्यवस्था सरकार करती है, पर्याप्त संसाधन देती है, आपके पास 1 एकड़ जमीन थी, चाहिए थी आपको 5 एकड़ जमीन, सरकार ने टाइम भी कहा कि ठीक है अभी जमीन का हम प्रबंध कर रहे हैं, आप तब तक 1 एकड़ में काम करो। इनकम कम हुई तो आपने कहा कि फिर हमारी तो इनकम कम होगी, तो उन्होंने कहा हम तब तक आपका भरपाई कर देंगे, हम 4 एकड़ और देंगे आपको। तो सरकार जो है 5 एकड़ प्रति किसान परिवार देने के लिए बाध्य होनी चाहिए। ये एक न्याय संगत व्यवस्था है। यदि किसी कारणवश वो नहीं सुलभ करा पा रही है तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रोविजन लागू करें और टाइम बीइंग उसको न्यूनतम आय सुलभ कराएं और उसके जरिए उसके घर परिवार की जो गरीबी है उसका हल करे, हल निकाले, उसकी समस्या का, उसके संकट का समाधान करें। तो मिड डे मील किसी
ऐसे संकट का समाधान नहीं, बल्कि एक जैसे शिकारी आप देख रहे हैं हजारों साल से शिकारी लोग चिड़िया को दाना डाल रहे हैं। क्या उन्होंने चिड़िया को कभी ऐसा बोला कि अब आज से तुमको दाना डालने की जरूरत नहीं रहेगी, अब विशेष प्रोविजन होने तक अब तुम दाना चुग सकते हो, तो अब हम दाना क्यों डालें? क्योंकि उसका उद्देश्य उनकी फीडिंग नहीं है। मछली मारने वाला कटिया फंसाता है तो उनको फीडिंग देने के लिए नहीं, काहे के लिए करता है? उनको फांसने के लिए। तो जो फांसने के लिए करता है वो हमेशा उसी तरह करते रहता है, इसमें हमेशा नहीं है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सिद्धांत आपको परमानेंट उतना पैसा देता रहेगा, ऐसा कहां बोल रहा है? वो तो कह रहा है कि आप 5,000 रुपए अगर कमाए हैं तो एक ही हजार में लेगा, 6,000 में से। अगर आपने 4,000 इनकम की है तो 2,000 आपको मिलेगा। मिड डे मील तो बच्चे को रोज दिया जाना है, बाप को रोजगार देने का उसमें कोई प्रॉमिस नहीं। तो ये बहुत अंतर है इसमें। ये मुफ्त बांटने की योजना नहीं है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप रोजगार नहीं दे रहे हैं तो आप वो जिंदगी कैसे जिएगा? दूसरी बात, बच्चे को मिड डे मील दिया जा रहा है, माँ बाप का क्या होगा? सवाल तो ये है। मिड डे मील में बच्चे को मिड डे मील देने की योजना, ये सरकार की जिम्मेदारी कैसे हुई? बच्चों को खिलाना पिलाना पालना पोसना ये सरकारी जिम्मेदारी कहां हुई? ये माता पिता जिम्मेदार है। माता पिता को रोजगार देना ये सरकार का जिम्मा है। तो इसमें अंतर है जी। अब इसी के तहत राजनांदगांव से शशांक जी का प्रश्न है। डोंगरगांव से, छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से शशांक जी का प्रश्न है, नोट पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो छापें तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी, ऐसा केजरीवाल का कहना है। ये कहां तक उचित है? ये जो फिजिकल मुद्रा है, इसमें किसी का फोटो छापने ना छापने से या इस तरीके के वक्तव्य देने से इस राजनीतिक रूप से इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके लिए इस तरह के जो ये वक्तव्य चलते रहते हैं, इस पर न्याय सभा की क्या क्या मत है? बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने अभी जो ये वक्तव्य मीडिया में दिया है कि देश की जो करेंसी कागजी नोट या सिक्का जो भी चल रहा है उस पर गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर छापने की उन्होंने बात कही। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार आने की बात उन्होंने कही है। ये उनके किसी सातिर दिमाग की उपज हो सकती है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। दरअसल गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति छापने से उसका कोई लेना देना नहीं है। मुद्रा को ही लक्ष्मी कहा गया है। अगर आप वैदिक व्यवस्था की बात करते हैं, सनातनी उपनिषदों की बात करते हैं, तो जो सनातन धर्म की व्यवस्था में ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी काली की जो चर्चा है, वो चर्चा इस तरह से नहीं है जैसा ये लोग समझे बैठे हैं। जहां भी कहीं कोई भी भाग्य, कोई फल, कोई धन, कोई समृद्धि, कोई अन्न, कोई संसाधन, ये सभी लक्ष्मी के नाम से ही जाने जाते हैं। इन सबको एक शब्द में लक्ष्मी कहते हैं। अच्छा, गणेश से तो इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो एक यौगिक विषय है, योग मार्ग से संबंध है गणेश का।
गणेश जी का संबंध लक्ष्मी या मुद्रा से नहीं है, धन से नहीं है, बल्कि वो एक अलग ही विषय है। उसका किसी देश की करेंसी से कोई लेना देना नहीं है। मुद्रा स्वयं ही लक्ष्मी है। हाँ, मुद्रा पर लक्ष्मी जी का जो चित्र बनाया जाता है, तो वो लक्ष्मी जी का चित्र जैसे विद्या का चित्र सरस्वती है, उसी तरह से धन का चित्र लक्ष्मी है। तो ये कोई सोचेगा कि ऐसी कोई देवी देवता होते हैं जो उनकी पूजा से, उनकी मूर्ति छापने से, उनका कैलेंडर बनाने से या उनको फूल चढ़ाने से कुछ वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सरस्वती माता को आप रोज प्रणाम करेंगे, उनका मंत्र जपेंगे, उनका आरती उतारेंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे, उनको फूल चढ़ाएंगे, उनको चंदन लेपेंगे, तो उससे वो प्रसन्न हो जाएंगी और तुमको कोई वरदान दे देंगी तो तुम विद्वान हो जाओगे। ऐसा नहीं है। इसी तरह लक्ष्मी जी की पूजा करोगे, उनका मंत्र जपोगे, उनका ये करोगे, उनका वो करोगे, उनको अक्षत चढ़ाओगे, पुष्प चढ़ाओगे, नैवेद्य चढ़ाओगे, अगरबत्ती लगाओगे तो तुम धनवान हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ये समझना होगा। दरअसल क्रिया शक्ति को ही लक्ष्मी कहते हैं। कर्म ही विष्णु है तो क्रिया शक्ति ही लक्ष्मी है। यदि आप विष्णु की उपासना करते हैं, इसका मतलब आप कर्म की उपासना कर रहे हैं। इसीलिए विष्णु के जितने भी अवतार, चाहे राम के रूप में या कृष्ण के रूप में दर्शाए गए हैं, तो एक संस्कृति में कथानक रच करके और आपको बहुत सारा ज्ञान विज्ञान उसके माध्यम से परोसा जाता है। आप कछुआ खरगोश की कहानी पढ़े, पढ़ने के बाद उससे कुछ सीखे नहीं, कछुआ खरगोश का मंदिर बना के पूजा करने लगे, कच्छप जिंदाबाद का नारा लगाने लगे कि वो जीत गया है इसलिए अब उसका जिंदाबाद होगा। नहीं, उस कहानी में सिर्फ लेखक का एक उद्देश्य छिपा होता है कि वो कुछ मैसेज कर रहा होता है कि इससे तुम ये सीखो। मोटी भी अकल हो तो भी आप इसको कहानी के माध्यम से समझ सकते हो। तो जो अल्प बुद्धि के लोग होते हैं वे तक इसके माध्यम से सीख जाते हैं। जैसे ही आप कोई उदाहरण या कथानक या उपमान कोई ऐसा दे करके और आप समझाएं कोई बात, तो उसी तरह से विद्या की एक उपमा ही सरस्वती है और धन की एक उपमा ही लक्ष्मी। चूंकि मुद्रा धन ही है, वैकल्पिक किसी भी वास्तविक संपत्ति का वैकल्पिक स्वरूप ही मुद्रा है। जो राज मुद्रा जो चलती है, तो राजलक्ष्मी उसको कहा जाता है। उसमें लक्ष्मी जी का फोटो अगर छाप दोगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उसमें, ये हमने तो कहा है वो खुद ही मुद्रा स्वयं ही लक्ष्मी है। आप उसे चाहे उसमें फोटो छापो चाहे न छापो तब भी वो लक्ष्मी रहेगी। धन तो रहे क्या, मुद्रा में 100 का नोट है तो 100 रुपए का उसमें कीमत तो है ही, मूल्यवत्ता उसकी है ही। तो इसका मतलब ये है कि उसमें आप नहीं भी छापोगे लक्ष्मी का फोटो तब भी वो उतना मूल्य धारण करेगी, मुद्रा कोई भी करेंसी। और हम तो डिजिटल करेंसी लागू करने की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल फॉर्म में लागू होगी तो वो तो अंक मुद्रा प्रणाली होती है। तो आंकिक ढंग से वो 5 रुपए इधर लिखा तो 5 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, उधर लिख दिया तो उसके खाते में चले जाएंगे। तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफरेबिलिटी से वो अंकों के माध्यम से हो जाया करेगा। उसमें तो कोई फिजिकल मुद्रा ही नहीं है, तो काहे का छापना और काहे का ना छापना। और डिजिटल फॉर्मेट में कोई ऐसे काल्पनिक कि आपके मोबाइल से उसके मोबाइल में नोट चला गया डिजिटल, तो जैसे कोई फोटो चला जाता तो फोटो डिजिटल फोटो चला गया, आप उसको अब लेकिन डिजिटल मिठाई किसी को भेज दी तो उसको खाते थोड़ी पकड़ने में भी नहीं आता। इसका मतलब यह है अब उसको छापने ना छापने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। जब ये डिजिटल फॉर्म में चलने लगेगी तो अंकों का ही खेल केवल होगा, प्लस माइनस का, बाकी ये सब बात ही नहीं रह जाएगी। तो डिजिटल करेंसी सिस्टम तो हमने कब से
केजरीवाल को भी दिया हुआ है, जब ये आंदोलन कर रहे थे 2011-12 में तब भी उनको दिया था, मुख्यमंत्री बने तब भी दिया, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनको दिया, राष्ट्र में जब प्रधानमंत्री बने तब भी उनको दिया। हमारी टीम की उनसे बातें भी हुई हैं और केजरीवाल से भी बातें हुई हैं, उनको बाय हैंड भी चीजें दी गई हैं, लेकिन वो इस पर तो साइलेंट रहे। अब धीरे धीरे पूरे देश में मोदी जी जानबूझकर या मजबूरी में फंसकर जैसे भी हो डिजिटल करेंसी उन्होंने घोषित किया और पूरे देश में वो लागू होती जा रही है। और जल्दी ही आरबीआई ने 2012 में हमारे डिजिटल करेंसी सिस्टम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और हमें अप्रिसिएशन लेटर भी तभी दिया हुआ है। आरबीआई का हमारे पास लेटर आज भी मौजूद है। तो हम करेंसी को डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए ये हमारे न्याय प्रस्ताव एक्चुअली बहुत पुराने हैं सब, और ये सारे के सारे रजिस्टर्ड भी हैं, तो इनका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, ना भाजपा कर सकती, ना कांग्रेस कर सकती, ना आम आदमी पार्टी कर सकती, और ना ही अन्य कोई कर सकता। डिजिटल करेंसी आज पूरी दुनिया में ये सैकड़ों देशों में लगभग ही इंप्लीमेंटेशन के कगार पे। डिजिटल फॉर्म में मुद्रा का लेन देन तो प्रारंभ हो गया है, अब धातु के सिक्के और कागज के नोट छापने बंद हो जाएं बस, तो समझ लीजिए इस पूरी दुनिया का उद्धार हो गया। तो डिजिटल फॉर्म की जरूरत है, मुद्रा डिजिटल फॉर्म में हो, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो उसमें गणेश और लक्ष्मी की जरूरत ही नहीं रह जाती। लक्ष्मी तो स्वतः, मुद्रा जो है वो स्वतः लक्ष्मी है, आप उसका फोटो छापो या न छापो, तो ये निरर्थक बात है, उससे समृद्धि आ जाएगी, ये भी कल्पना उनकी अवास्तविक है जी। तो इसी से संबंधित जैसे वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, ये कहाँ तक, मतलब ये उनका राजनीतिक ही नहीं, क्या कहा जाए? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अर्थव्यवस्था में किसी की फोटो छापने से सुधार नहीं होता। आप गणेश जी का फोटो छाप दीजिए, चाहे लक्ष्मी जी का फोटो छाप दीजिए, अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में सुधार इस बात से आता है कि मुद्रा को आजाद किया जाए, अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। अब मुद्रा पर जो बोझ कोई लादा जाता है, उस पर हथकड़ी बेड़ी लाद दी जाती है, वो हथकड़ियां बेड़ियां आप काट दीजिए, मुद्रा को आजाद कीजिए और उस पर रेपो रेट या ब्याज या टैक्स या अन्य कोई नियमों की रोक कि केवल बैंकों को दिया जाएगा, नागरिकों को सीधे आरबीआई दे ही नहीं रहा है, मुद्रा जारी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो षड्यंत्र छिपा हुआ है। हमने आरबीआई से पूछा, हमारे पास चिट्ठियां मौजूद हैं उनकी, कि आप ये रेपो रेट किस आधार पर लगाते हो। उनके पास कोई ग्राउंड नहीं, वो कोई एक धारा का चर्चा करते हैं, उसमें उस धारा में ये भी नहीं लिखा कि आपको कितने प्रतिशत लगाना है। अब पहली चीज तो ये कि आप बर्फ का गोला लेके गए, बर्फ का गोला आपका है, आप किसी सूरज के सामने से गुजरे, अब वो सूरज के सामने से गुजरने में वो लिक्विड हो जाता है, तो बर्फ का गोला सूरज के सामने से गुजरने पर लिक्विड हो जाता है, तो ये लिक्विड किसका है? नगद धन को लिक्विडिटी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम द्रव्य भी है, ये द्रवित हो जाता है, तो तरल रूप में ये हो जाता है, फुटकर हो जाता है। तो आप जैसे 50 लाख की जमीन है, मकान है, लेकिन आपके पास नगद में नहीं है, तो आप कोई भी पूंजी के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई आप बिजनेस नहीं कर सकते। ये लिक्विडिटी यदि सुलभ हो जाए, इस पर भार समाप्त हो जाए, रेपो रेट समाप्त हो जाए, ब्याज प्रथा इस पर समाप्त हो जाए, और केवल आरबीआई ही समाप्त कर ले, बाकी साहूकारी प्रथा जो बनिए चला रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं करे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट का रेपो रेट सारे विनाश की जड़ है, वो हटा दिया जाए और जनता को सीधे आरबीआई से लेन देन की सुविधा मिल जाए, तो सारे बिचौलिए जो बैंक हैं साहूकारी प्रथा के, ये सब समाप्त हो जाएंगे। और इनको समाप्त करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही इनका सब नाटक समाप्त हो जाएगा बिना समाप्त किए।
तो सरकार जो मुद्रा को गुलाम बनाए है, इस वजह से आर्थिक चक्र रुका हुआ रहता है, आर्थिक विकास नहीं हो पाता है, आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाती है, तो अर्थतंत्र कुंठित और दरिद्र हो रहा होता है। उसका रीजन मुद्रा की गुलामी है। मुद्रा को उन्होंने गुलाम बना रखा है, उस पर हथकड़ी बेड़ी लगा रखी है, जिसकी वजह से जनता को मुद्रा सुलभ नहीं हो पाती है। सामान्य शर्तों पर, रेपो रेट की शर्तों पर मिल रहा है, फिर उसके बाद बैंकों की शर्त पर मिल रहा है, डायरेक्ट जनता को दिया नहीं जा रहा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आरबीआई का एक ऑफिस होना चाहिए था, प्रत्येक नागरिक अपनी कोई भी चीज लिक्विडाइज करा लेता वहां से। सरकार का इससे कोई संबंध ही नहीं। सरकार की तो सिर्फ वहां गवर्नर के हस्ताक्षर पर अपने को एक अधिकारी बैठा दे, वो उसके सिग्नेचर से कि लिक्विफाई कर लिया किसी किसान ने, किसी व्यापारी ने, किसी मकान मालिक ने अपने मकान को कर लिया, किसी ने अपनी कीमती धातु को कर लिया। वो कोई भी ठोस वस्तु जिसका कोई बाजार मूल्य हो, उसके समकक्ष तक सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन आप किसी को भी बदले में मुद्रा जारी कर सकते हैं, और इसके लिए कोई ब्याज, कोई नाटक, कोई चार्ज, कोई टैक्स, और इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। निरर्थक बातें हैं वो सब। इन सब बातों से ही वो मुद्रा गुलाम हो जाती है, तो सबको गरीब बना देती है। सारे अधिकांश नागरिक भूखमरे हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, फिर गरीब हो जाते हैं, फिर गरीबी के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं, बीमारियों से जूझते हैं, तकलीफों से जूझते हैं, दास्ता से जूझते हैं, गुलाम हो जाते हैं। गरीबी ही गुलामी का मूल है, बेरोजगारी ही गरीबी का मूल है। और बेरोजगारी का मतलब संसाधनों का अभाव, संसाधनों का अभाव का मतलब है मुद्रा पर रेपो रेट। सीधे से सिद्धांत है। तो ये बातें समझ जाएं तो आर्थिक विकास हो ही जाएगा। उस पर केजरीवाल चुप हैं, उस पर दूसरे प्रधानमंत्री चुप हैं, वित्त मंत्री चुप हैं, दूसरे तमाम लोग चुप हैं। तो ये समस्या कुछ और है। उस पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सारे चुप हैं, इकोनॉमिस्ट चुप हैं, समाजसेवी चुप हैं, सारे दूसरे राजनेता चुप हैं, गरीबों के मसीहा सब चुप हैं। इसका मतलब ये ऊपर का आदमी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचे बैठा है, और वो जो वास्तविक जो जिस बात से कोई लोगों की समस्याएं हल हो सकती हैं, कुंठा समाप्त हो सकती है, गरीबी समाप्त हो सकती है, बेरोजगारी समाप्त, 1 मिनट की बात है, तो उस पर वो लोग साइलेंट रहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आर्थिक विकास के लिए मुद्रा की आजादी चाहिए, ना कि उसकी फोटो पर कोई गणेश या लक्ष्मी का प्रकाशन। जी, इसी से संबंधित जैसे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो ये रेपो रेट है, जी जी, रेपो रेट घटाने से जी, ये आर्थिक रूप से राष्ट्र के नागरिकों की आय या समृद्धि उनकी जी व्यवस्थित हो सकती है। तो इसका संसाधन से क्या संबंध है? जो संसाधन है, संसाधन का आशय क्या है? संसाधन से बिल्कुल बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं आप। मुद्रा जो है ये वैकल्पिक धन है, ये वास्तविक कोई धन नहीं है, ये वैकल्पिक है। आपके पास अगर बाजार मूल्य वाली कोई भी चीज उपलब्ध है, कोई भी स्थूल चीज या ऐसी कोई भी वस्तु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, स्थूल या सूक्ष्म जैसी भी हो, यदि कोई मूल्य धारण करती है तो उसके बदले में आपको लिक्विडिटी जारी हो सकती है। लिक्विडिटी वास्तव में जैसे एक मकान को लिक्विफाई करके आपने 1 करोड़ का मकान है, आप 1 करोड़ रुपए बैंक अगर लिक्विफाई करता है तो बैंक का कोई खर्चा इसमें नहीं, बैंक का कोई लेना देना नहीं, ना सरकार को इससे कोई दिक्कत है। ये जब जारी होती है तो ये धन के रूप में, वैकल्पिक धन के रूप में जारी होती है, और वो जो वैकल्पिक धन, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आपने मकान के बदले में लिक्विडिटी प्राप्त किया, द्रव्य प्राप्त किया, तो वो आप उसको चाहें तो व्यय कर डालें और चाहें तो उसे पूंजी के रूप में प्रयुक्त करें। तो पूंजी जो है, जब आप इसे पूंजीकरण कर देते हैं, इसका माने इसे विनियोग की वस्तु मान लेते हैं, इस लिक्विफाइड धन को, तो ये संसाधन का रूप ले लेता है। कैसे? जैसे कि 1 करोड़ रुपए लेके आपने खेती की जमीन ले ली,
तो वो जमीन संसाधन बन गई। 1 करोड़ रुपए लेके आपने कोई मशीन खरीद ली। अब आप मान लीजिए कि आपने पेन बनाने की मशीन खरीद ली, तो पेन आप बनाने लगे। अब जब आप पेन बनाने लगे, इस तरह के आप कप बनाने लगे, ऐसी कोई डिजाइन कोई चीजें बनाने लगे, तो वो सभी चीजें उत्पादन करने लगे, आर्थिक उत्पाद आने लग गए। आर्थिक उत्पादन आने से क्या होता है, पूरा अर्थ चक्र चल पड़ता है। मुद्रा संसाधन की भूमिका निभाने लगती है। जब आप मशीन लाए, आपने उस पैसे से फैक्ट्री लगा ली, आपने उस पैसे से शोरूम खोल दिया, आपने उस पैसे से होटल खोल दिया, आप उस पैसे से रेस्टोरेंट खोल दिए, तो ये संसाधन का रूप हो गया। जबकि 1 करोड़ रुपए आपने मकान के बदले में लिक्विडिटी ली है। मकान का पेपर आप वहां जमा करिए और बदले में आप लिक्विडिटी ले आइए। 1 करोड़ रुपए वो दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आपका ही धन है वो। और यदि कोई ब्याज उस पर लेगा तो वो जो उस मकान का मालिक है उसको ही मिलना चाहिए। इससे आरबीआई कैसे लेगा, सरकार कैसे लेगी, कोई सेठ कैसे लेगा ब्याज उस पर। आप यदि वो डूबेगा, पैसा खोएगा, आपने मशीन खरीद ली, मशीन मान लीजिए नष्ट हो गई, तो पैसा आपका नष्ट हुआ है, बैंक का नहीं। क्यों? आपके मकान के बदले में वो लिक्विडिटी जारी हुई है, तो मकान डूबेगा, आरबीआई नहीं डूबेगा, रिजर्व बैंक नहीं डूबने वाला है, कोई बैंक नहीं डूबना है। इसका मतलब लिक्विडिटी जारी करने वाला बैंक को कोई उसकी सेहत पर अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ेगा तो ये जिसने लिक्विफाई कराया है अपनी कीमती किसी संपत्ति को, उसकी वो संपत्ति की हानि होगी, ना कि किसी बैंक को कोई हानि पहुंचने वाली। तो ये आप समझ सकते हैं कि वो संसाधन के रूप में कन्वर्टिबल है। कोई भी मुद्रा जो द्रव्य के रूप में जारी होती है, आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे फैक्ट्री खोल सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, आप होटल खोल सकते हैं, खेती खरीद सकते हैं, ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, पंप लगा सकते हैं, मशीनें ले सकते हैं। आप जितना भी रिसोर्स कहलाता है दुनिया में, मुद्रा मौद्रिक पूंजी के माध्यम से आप सभी प्रकार के रिसोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब वो पूंजीकरण और विनियोजित होने पर, पूंजीकरण पहले हो जाए फिर वो विनियोजित कर दी जाए, तो वो पूरे के पूरे संसाधन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है मुद्रा। ठीक है जी। इसी के परिप्रेक्ष्य में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, जी जी, बेरोजगारी को ये रेपो रेट कैसे प्रभावित करता है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं। रेपो रेट, मान लें आपने जो लिक्विडिटी प्राप्त की उस पर मान लीजिए कि 10% या 8%, कोई भी, या 6% उस पर कोई रेपो रेट मान लीजिए लगा के आपको दिया गया, तो आप वहां चुकाए। अच्छा, उतना ही नहीं है, जैसे कि रेपो रेट केवल लगा है, तो रेपो रेट लगा उन्होंने आपको तब भी नहीं दिया, उन्होंने दिया बैंक को रेपो रेट पर, फिर बैंक ने रेपो रेट के साथ साथ अपना भी कोई और इंटरेस्ट जोड़ दिया उसमें, फिर उसके बाद आपको मिला, तो दो उसमें लग चुके होते हैं, 2 बार ब्याज लग चुका होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, देन कमर्शियल बैंक टू सामान्य आदमी, तो ऐसे ही ये बीच में बिचौलिए हैं, वो भी खा रहे हैं। तो इधर जो आम नागरिक है इसको तो पिसना ही, आरबीआई टू कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक टू पब्लिक, ये ऐसे घूम रहा है। तो मान लीजिए कि आपको 10%, 15%, 20%, 36 3% मंथली तक के ब्याज है। अब आप देखिए, यदि किसी ने ऐसा लिया और 10% भी उस पर प्लस लगता है, तो 1 करोड़ रुपए का अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए कैपिटल लेके, अब 10% भी अगर रेपो रेट उसके ऊपर लोड पड़ जाए, तो आप मान लीजिए कि
1 करोड़ में से 10 लाख रुपए तो 10% हो जाएंगे। जी तो 10 लाख रुपए तो आपको कमा के किसी को देने पड़ेंगे, जिससे भी आपने ये कैपिटल पाई। जबकि आपकी जमीन वहां लिक्विडिटी के रूप में प्रत्याभूत है, जी लिक्विडिटी के बदले में। इसके बावजूद पैसा कोई आपसे जबरन ले रहा है, उसका कोई हक भी नहीं बनता न्यायोचित, इसके बावजूद वो अर्जित कर रहे हैं। तो आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस किया आपने 1 करोड़ रुपए से और 10 लाख रुपए आपने प्रॉफिट अर्न तो किया, लेकिन वो चला गया। तो आप काम करते हुए भी आप पहली चीज तो आप लेने से ही डरेंगे कि 10 लाख रुपए की लायबिलिटी बन जाएगी, आपको चुकाना पड़ेगा। हर साल 10 लाख रुपए पहले उनको दो, तब आप बिजनेस धंधा कर पाओगे। इसका मतलब 1 करोड़ रुपए लेने में आपका पसीना छूटेगा। तो अधिकांश लोग तो डर के मारे बेरोजगार ही बैठे रहना पसंद करेंगे कि इतना कमा के कौन देगा। फिर इसके बाद अगर किसी ने स्टार्ट भी किया तो आगे की कथा ये है कि दूसरा आदमी उसी बिजनेस को, कोई बड़ा सेठ जिसकी अपनी खुद की पूंजी है, उसने बाहर डाल दिया बिजनेस। अब बाहर डाल के उसी वाले प्रोडक्शन को चालू कर दिया जो आपने डाला, वही मशीन लेके उसने लगा दी। अब उसका 10 लाख रुपए की लागत कम होगी, आपके 10 लाख रुपए की लागत ज्यादा होगी, आपका विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा उसकी तुलना में, उसका माल बिकेगा, आपका माल नहीं बिकेगा, तो आप फिर बेरोजगार हो जाएंगे और ये मशीन भी बिकेगी आपकी, फैक्ट्री बिके। इसका मतलब ये बेरोजगारी की वृद्धि करेगा। बेरोजगारी फिर गरीबी की वृद्धि कर। गरीबी क्यों? काम करके भी आप गरीब ही रहना, क्योंकि आपको 10 लाख रुपए वो तो देने ब्याज के पैसे। तो आप ना केवल बेरोजगार रहेंगे बल्कि गरीबी की तरफ भी बढ़ेंगे। रोजगार बना भी लेंगे तो भी आप गरीबी की तरफ बढ़ेंगे, और गरीब हैं तो फिर गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। तो गरीबी गुलामी दोनों चीजें रेपो रेट के माध्यम से शोषण, आर्थिक शोषण इसका मूल है। और ये 10 लाख रुपए जो आप रेपो रेट की आड़ में दे रहे हैं, ये शोषण है, आर्थिक वित्तीय शोषण है। अब इस वित्तीय शोषण की गिरफ्त में फंसा हुआ आदमी भला कैसे अमीर हो सकता है, भला कैसे रोजगार युक्त हो सकता है? इसको तो बिकना तय है, इसकी फैक्ट्री बर्बाद होना तय है, दूसरे सेठ के पास इसकी फैक्ट्री बिक के जाना तय है, ये तो सब तय ही है पहले से ही। तो पूरी अर्थव्यवस्था एक षड्यंत्र, गंभीर ये प्रपंच का शिकार है, कूटनैतिक। और उसमें लोग पिस रहे हैं चक्की में, क्योंकि लोग ज्यादा शिक्षित नहीं, तो उनको ये सब बातें पता भी नहीं। 1% आदमी भी इस देश का ये वाली सब बातें नहीं जानता जो हम बता रहे हैं, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक थ्योरीज। उनको पता ही नहीं कि इकोनॉमिक्स क्या है। कितने लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स? 1% भी नहीं। तो जब 1% भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है तो ये सब बातें कहां से समझ जाएगा? जो पढ़ भी रहा है वो भी ठीक से नहीं समझ पाता कई बार। तो ये इस दुर्गमता को देखते हुए जो चालाक वर्ग है उसने इनको सबको मुर्गा बना रखा है, गुलाम बना रखा है, और इनका सब खूब शोषण कर रहे हैं भरपूर, और इनसे पूरा काम लिया जाता है, परिश्रम इनका रहता है, उनके पास लाखों करोड़ की संपत्तियां इकट्ठी होती रहती हैं इसी शोषण की प्रक्रिया के माध्यम से। और वो लोग कर्म ना करते हुए भी लाखों करोड़ की संपत्ति के मालिक होते रहते हैं, और दूसरे लोग जो तमाम सब कर्म रातों दिन करते हैं वो घोर गरीबी, घोर गुलामी, घोर कष्ट और घोर संकट में फंसे रहते हैं। ये बात समझ गए होंगे आप? जी गुरुदेव जी, इसी से संबंधित एक प्रश्न ये है कि जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी से के लिए समाधान के लिए अभी केंद्र सरकार ने एक योजना लागू की, मुद्रा बैंक जी। मुद्रा लोन या मुद्रा बैंक बेरोजगारों के लिए जो वो कर रही है। इससे संबंधित न्याय धर्म सभा जी के क्या प्रस्ताव है या इससे संबंधित किस तरीके की बिल्कुल सामाजिक भूमिका या एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है? केंद्र सरकार ने जो मुद्रा बैंक के नाम से जारी किया था वो एक्चुअली हमने उनको एम्प्लॉयमेंट फंड
का प्रस्ताव भेजा था एम्प्लॉयमेंट फंड बनाने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट फंड जो है वो टोटल जो राष्ट्रीय बजट है उसका 25% जो है उसमें जाना चाहिए। ये एम्प्लॉयमेंट फंड की आवश्यकता है। और एम्प्लॉयमेंट फंड में सुविधा ये होती है कि उस फंड से रिक्वायरमेंट जितनी भी नागरिकों की जिसकी हो वो उसमें से रोजगार प्राप्त कर सकेगा, उसके लिए पर्याप्त पूंजी उससे अर्जित कर सकेगा, उससे जमीन खरीद सकेगा, दुकान बना सकेगा, रेस्टोरेंट खोल सकेगा, कुछ भी काम कृषि क्षेत्र या वाणिज्य क्षेत्र में जो भी कुछ काम करना चाहता है वो उससे कैपिटल लेके और रिसोर्स अपने खरीद सकेगा। तो ये बहुत बड़ी योजना थी एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट फंड बनवाने की। लेकिन कोई भी सरकार इंटरनेशनली ये भारत में वो एम्प्लॉयमेंट फंड इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके शोषण के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। बेरोजगारी ही आपके लिए गुलामी का मूल है एक्चुअली। आप अंग्रेज खदेड़ रहे हैं, मुगल खदेड़ रहे हैं, आप कांग्रेस खदेड़ रहे हैं, फिर भाजपा खदेड़ रहे हैं, फिर ये करते रहेंगे आप। नहीं, गुलामी का मूल कारण ये बेरोजगारी है। यदि प्रॉपर संसाधन सुलभ हो जाए तो ये समस्या नहीं रहेगी। तो उसका एक एम्प्लॉयमेंट फंड का प्रस्ताव है न्याय धर्म सभा का 111 में से, वो अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ये पूरी कार्य योजना क्रियान्वित हो जाती है। उन्होंने मुद्रा बैंक जो चालू किया था वो एम्प्लॉयमेंट फंड के नाम से चालू किया था, नाम बदल के, क्योंकि हमारा ये रजिस्टर्ड प्रपोजल है तो ज्यों का त्यों नाम वो लोग नहीं ले रहे हैं, ना केजरीवाल ले रहे हैं, ना मोदी जी ले रहे हैं, ना कोई अन्य वित्त मंत्री भी ले रहे हैं। तो वो लोग डायरेक्ट इसलिए नहीं लेते हैं इन प्रस्तावों पे एक्शन क्योंकि वो सोचते हैं कि ये एनडीएस का नाम लेना पड़ेगा और एनडीएस पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाएगी, बड़ी मुश्किल होगी, उनकी सारी बदमाशियां समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए वो लोग इस पे साइलेंट रहते हैं और कोई बात नहीं। तो ये एम्प्लॉयमेंट फंड के प्रस्ताव का क्रियान्वयन न्याय धर्म सभा निश्चित रूप से जब कभी भी कोई सरकार इसकी बात मानेगी तो उससे करवाएगी, कोई भी पार्टी सत्ता में हो, अथवा जब ये एनडीएस कभी न्याय धर्म सभा आएगी सत्ता में जहां कहीं स्टेट या सेंट्रल में, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट फंड निश्चित रूप से बनाया जाएगा। तो आप समझ गए जी। जी गुरुदेव, आज फेसबुक लाइव रविवारी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में गुरुदेव जी द्वारा राष्ट्र की ज्वलंत प्रश्नों का समाधान बहुत ही सारगर्भित और विस्तार से दिया। और इसके बाद रोज साप्ताहिक रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप लोग हमेशा उपस्थित रहिए और नित्य नूतन और अति प्राचीन समस्याओं का जो हल है और जो न्याय धर्म सभा के प्रस्ताव है उनसे संबंधित इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप शामिल होकर के और अपने सब तरह के विकास का, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके से समृद्ध और समझदार बन सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आभार कि इस कार्यक्रम में आप लोग निश्चित समय पर 8 बजे से 8:40 तक का ये प्रोग्राम पूरा 9 बजे 9 बजे 8 से 9 चलता है जी। 8 से 9 चल रहा है, 1 घंटे का प्रोग्राम है। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है ऐसे हर सप्ताह इसमें वो मंगाए जाते हैं, लोग अपनी जिज्ञासाओं का समाधान इसमें करते हैं। जी, परम पूज्य गुरुदेव जी। ये आज का समय समाप्ति की ओर है, तो हम लोग निश्चित रूप से अभी कार्यक्रम कंक्लूड होगा और हम लोग प्रत्येक रविवार को शाम को 8 बजे उपस्थित हो सकते हैं इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। इसमें हम लोग ऐसे ही विषयों पे चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, लोगों के प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो वो लोग इस विषय में न्याय स्थापना अभियान से संबंधित पूरे कार्यक्रम को जानने समझने के लिए इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम से जुड़ा करें प्रत्येक रविवार को। सभी का स्वागत है और आज की उपस्थिति के लिए सभी को धन्यवाद।